Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ऑपरेशनल रिसर्च के रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कल मैंने आपको बताया था कि रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, हम कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे हमें किसी भी आइटम की रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है और रिप्लेसमेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं। ओके, मतलब किस किस समय हम उसकी आइटम्स की रिप्लेस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट मैंने बताई थी कि जब कोई भी आपका इक्विपमेंट ग्रेजुअली डिटीरियोरेट हो रहा है। सेकंड मैंने बताई थी कि जब ऑल ऑफ अ सडन मतलब एकदम से आपकी कोई भी आइटम खराब हो गई है। तो आज मैं उसमें से सबसे फर्स्ट केस जो कि है हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट दैट डिटीरियोरेट्स ग्रेजुअली, दैट मीन्स जब हमारा कोई भी इक्विपमेंट धीरे धीरे से खराब हो रहा है, वो केस बता रही हूँ। ठीक है, उस केस में भी हमारे आगे टू पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट था वैल्यू ऑफ मनी डजंट चेंज विद टाइम, सेकेंड था वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम। तो हमारा आज फर्स्ट केस मैं करवाऊंगी आपको वो रिप्लेसमेंट पॉलिसी व्हेन वैल्यू ऑफ मनी डजंट चेंज विद टाइम, मतलब हमारी वैल्यू ऑफ मनी में कोई चेंज नहीं आने वाला। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस कब होते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप वहाँ से जाके मेरी वो वीडियो चेक कर सकते हो, मैंने इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो आइए आज हम शुरू करते हैं ये वाला पार्ट जिसका मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि आपकी कोई आइटम कब रिप्लेस करनी है। ठीक है, ये बात मैं आपको बाद में बताती हूँ। फर्स्टली हम क्या है क्वेश्चन रीड करिए, देखिए क्या कह रहा है। अ फर्म इज कंसीडरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ अ मशीन। ठीक है, कि एक फर्म है जो अपनी मशीन को रिप्लेस करना चाहती है। ठीक है, किसी दूसरी मशीन से रिप्लेस करना चाहती है। कब? whose cost price is rupees 12,200। ठीक है, हमें क्या गिवन है, उसकी कॉस्ट प्राइस गिवन है। स्टूडेंट्स, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब जब आपको क्वेश्चन जितना जितना आपको क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है वो चीज़ आप उतनी ही नोट करते जाइए। जैसे अभी तक हमें ये चीज़ पता चल गई कि एक फर्म ने मशीन को रिप्लेस करना है जिसकी कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है। तो आप क्या करोगे, सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिख लोगे कि आपको क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन। ठीक है, कितनी गिवन है आपको, ये देखिए रुपीस में गिवन है, रुपीस 12,200। ठीक है, आगे क्या गिवन है, एंड द स्क्रैप वैल्यू इज रुपीज 200। उसके बाद हमें क्या गिवन है, इसकी स्क्रैप वैल्यू। स्टूडेंट, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार आज फिर से बता देती हूँ। कितनी गिवन है, 200। देखिए हमारे पास स्क्रैप वैल्यू गिवन हो या फिर हमें कोई वर्ड गिवन हो रीसेल वैल्यू, इस सभी का एक ही मीनिंग है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि जब हमने सपोज कोई आज कोई मशीन परचेज की है, कल हम उस मशीन को दोबारा से सेल कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं रीसेल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू। तो हमें वो मशीन की वो प्राइस गिवन है, उसे क्या लिखे इन्होंने क्वेश्चन में, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, जिसे हम क्या है स्क्रैप वैल्यू, और इसको हम डिनोट करते हैं एस से। ओके, और ये जो हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है इसको हम बोलते हैं कैपिटल कॉस्ट, या फिर इसमें कई बार आपको ये भी लिखा होगा परचेजिंग कॉस्ट। ठीक है, ये सभी बातें एक ही है, कैपिटल कॉस्ट लिख लीजिए या फिर परचेजिंग कॉस्ट लिख लीजिए, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट पढ़िए क्या है, द रनिंग कॉस्ट इन रुपीज आर फाउंड फ्रॉम एक्सपीरियंस टू बी एज फॉलोज। दैट मीन्स हमें क्या उसकी रनिंग कॉस्ट गिवन है। अब रनिंग कॉस्ट भी मैंने आपको बताया था कि आप चाहे रनिंग कॉस्ट लिख लीजिए या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट लिख लीजिए। ठीक है जी, ये सब वैल्यूज़ क्या होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको इसकी जगह ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आएगा, ये भी एक वन एंड सेम थिंग है। इसको हम एम ऑफ टी से आप फिर डिनोट कर सकते हो या फिर आप डिनोट कर सकते हो एफ ऑफ एंड से, आपकी विश है। ठीक है जी, तो क्या है देखिए, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है कि हमें इस मशीन को बताना है ये कब रिप्लेस होएगी। ठीक है जी,
ये देखिए, व्हेन शुड द मशीन बी रिप्लेस्ड, कि हम मशीन को कब रिप्लेस करें, किस ईयर में रिप्लेस करें। क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार दोबारा फिर से आपको बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक फर्म है जिसने अपनी मशीन को रिप्लेस करना है, उसकी आपको कॉस्ट यानी कि कैपिटल कॉस्ट गिवन है, स्क्रैप वैल्यू दैट मीन्स रीसेल वैल्यू गिवन है, और रनिंग कॉस्ट या फिर मतलब उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसको रिपेयर कराने में जो भी कॉस्ट आती है वो आपको पर ईयर गिवन है। कैसे, देखिए आपको उसके ईयर गिवन है। हमने यहाँ पे किया है एक बॉक्स बनाया जिसमें हमने फर्स्ट कॉलम बनाया ईयर ऑफ सर्विस, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अप टू ऐसे हमको 8 ईयर्स तक गिवन है, और हम ये क्वेश्चन भी 8 तक लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसने क्या गिवन है हमें, रनिंग कॉस्ट, जिसको क्या है मैंने एफओफएन से डिनोट किया है, और ये भी मैं इसी तरह से यहाँ पे नोट कर लूँगी। हमें फर्स्ट ईयर में रनिंग कॉस्ट मतलब फर्स्ट ईयर में इसको रिपेयर कराने में हमारा कितना कॉस्ट लग रही है, 200 रुपीज़ लग रहे हैं। ऐसे ही सेकेंड ईयर में 500 लगेंगे, थर्ड ईयर में 800, फोर्थ ईयर में 1200। बस यहाँ पे जो भी हमें रनिंग कॉस्ट गिवन है उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। ठीक है जी, ये काम था जो आप देख के करना है आपको क्वेश्चन में से। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन पेपर में 100% करके आना है। आगे क्या करना है वो बताती हूँ। अब उसके बाद क्या है, आपको गिवन है कि इसकी स्क्रैप वैल्यू वो क्या है, हमारी रीसेल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे भी आप स्क्रैप भी लिख सकते हो, रीसेल भी लिख सकते हो, आपकी विषय। मैंने यहाँ पे रीसेल वर्ड यूज़ किया है, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लिख लीजिए। और रीसेल वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, एसओएफएन से। अब एक बात यहाँ पे गौर कीजिए, इन्होंने जो स्क्रैप वैल्यू लिखी है वो एक बार की दी है। मतलब क्या है कि उसको किसी भी ईयर में आप रीसेल कर दीजिए, उसकी कॉस्ट हमेशा 200 ही आपको मिलेगी, चाहे वो आप फर्स्ट ईयर में उसको सेल कर दीजिए वो दोबारा से, या चाहे 8th ईयर में। कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे जिसमें आपकी रीसेल वैल्यू भी चेंज होगी। जब चेंज होगी, जिस ईयर में चेंज होगी, आप उस ईयर में वो वैल्यू लिख दोगे। यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे। कितनी है इसकी रीसेल वैल्यू, फर्स्ट ईयर में भी इसकी 200 है, और ऐसे ही सेकेंड ईयर में भी। तो हम क्या है, इसकी हर ईयर में इसकी रीसेल वैल्यू कितनी लिख दी है हमने, 200 लिख दी है। ठीक है जी, इतना काम कर लिया। उसके बाद क्या है, हमें फाइंड करना है चेंज इन रीसेल वैल्यू। ओके, चेंज इन रीसेल वैल्यू के बाद हमें फाइंड करेंगे इफेक्टिव रनिंग कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट आएगी और एवरेज कॉस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले टोटल कॉस्ट क्या होती है। देखिए, हमने क्या है, कोई भी सामान, कोई ऑब्जेक्ट परचेज किया, उसकी क्या क्या कॉस्ट आती है। सबसे पहले हमें वो ऑब्जेक्ट कितने रुपीज़ का मिला, दैट मीन्स उसकी परचेजिंग कॉस्ट, दैट इज़ कैपिटल कॉस्ट। उसके बाद क्या है, हम उसको डे बाय डे या ईयर बाय ईयर उसको कुछ ना कुछ उसको मेंटेन कराने की कुछ कॉस्ट लगेगी, वो आ जाएगी, तो हम उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है, हमारी कॉस्ट जो हमें पैसे देने पड़ रहे हैं, इसलिए क्या हमने इन दोनों को ऐड किया। पर वही ऑब्जेक्ट, वही इक्विपमेंट अगर मैं सेल कर दूं तो वो क्या होएगी, मेरी कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी ना। देखिए, ये मेरी टोटल कॉस्ट क्या है, एक तो कैपिटल कॉस्ट होगी, परचेजिंग कॉस्ट, उसके बाद मेरी क्या यहाँ पे लगी, मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, MOFT। उसके बाद मैंने जो जितने रुपीस में उसको सेल किया वो मैं अपनी कॉस्ट में से माइनस कर लूँगी, दैट मीन्स स्क्रैप वैल्यू वो आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो कैलकुलेट करके मेरे पास आएगा, इसे मैं बोलूँगी टोटल कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की है। यहाँ पे अप्लाई किया, आपको क्या लिखा दिख रहा है, EOF-T। और EOF-T क्या, ये जो है हमारी इफेक्टिव रनिंग कॉस्ट। इफेक्टिव रनिंग कॉस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है आपको, FOFN + DN। अब समझिए इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, इसका फॉर्मूला क्या है, आपकी इफेक्टिव रनिंग कॉस्ट। ठीक है जी, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। इफेक्टिव रनिंग कॉस्ट EOF-N क्या होगी आपकी, FOFN। FOFN क्या है, हमारी रनिंग कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट, प्लस क्या है हमारी DOF-N। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी रीसेल वैल्यू हर ईयर क्या है, 200 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जो चेंज आ रहा है रीसेल वैल्यू में उसको ऐड करते हैं, बजाय के जो हमने डायरेक्टली एक ही बार रीसेल वैल्यू दी हुई है। ठीक है,
तो आपने जो डायरेक्ट रीसेल वैल्यू है वो ऐड नहीं करनी, आपने क्या ऐड करना है, चेंज ऐड करना है, ठीक है। और वो चेंज कैसे फाइंड करते हैं, डी ऑफ एन, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको फाइंड करने का मेथड क्या है कि आपके पास जो भी आपके पिछले ईयर की रीसेल वैल्यू थे ना, जैसे आपका सपोज अभी फर्स्ट ईयर तो आपने परचेज ही की है, तो वो आप ईयर सेल तो नहीं, उसको तो हम क्या ले लेंगे, एस ऑफ ज़ीरो। उसके बाद उसका फर्स्ट ईयर से क्या होएगी, हम उसको सेल करना स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स एस ऑफ वन। अब एस ऑफ ज़ीरो क्या है, इसकी परचेजिंग कॉस्ट, दैट मीन्स कैपिटल कॉस्ट, मतलब एस ऑफ वन। तो हमारे इस केस में डी ऑफ वन मतलब फर्स्ट ईयर में जो हमारा चेंज आया उसके आंसर क्या होना चाहिए, सी माइनस एस ऑफ वन। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर आपको यहाँ पे देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। आपने फाइंड करना है चेंज इन रीसेल वैल्यू, ठीक है जी। सबसे पहले आपको क्या है, रीसेल वैल्यू आपको हर ईयर की गिवन है, जैसे कि एस ऑफ वन फर्स्ट ईयर की, थर्ड ईयर की, ऐसे अप टू एस ऑफ 8 गिवन है। सबसे पहले क्या है, आपकी परचेजिंग कॉस्ट होगी। सपोज मैंने उसको एस ऑफ ज़ीरो लिख लिया, बिकॉज फर्स्ट टाइम तो उसकी रीसेल वैल्यू ज़ीरो ही होगी। तो मेरे फर्स्ट टाइम फर्स्ट चेंज के लिए आंसर क्या आएगा, एस ऑफ ज़ीरो माइनस एस ऑफ वन। और हमारी एस ऑफ ज़ीरो क्या है, परचेजिंग कॉस्ट यानी कि कैपिटल कॉस्ट। तो कैपिटल कॉस्ट यहाँ पे क्या है, देखिए परचेजिंग कॉस्ट 12,200, तो मैं इसी को ले लूँगी 12,200 माइनस हमारा एस ऑफ वन मतलब फर्स्ट ईयर की जो रीसेल वैल्यू है वो कितनी है, 200। तो ये मेरी वैल्यू क्या आएगी, डी ऑफ वन की, दैट मीन्स उसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12,000। ओके। इसी तरह से अगर मैंने सेकेंड ईयर में फाइंड किया कि मेरी रीसेल वैल्यू में कितना चेंज आया, तो क्या करना है, मैंने फर्स्ट ईयर की रीसेल वैल्यू माइनस सेकेंड ईयर की रीसेल वैल्यू, ठीक है जी। तो फर्स्ट ईयर की रीसेल वैल्यू मेरे पास क्या थी, 200, और उसके बाद सेकेंड ईयर की रीसेल वैल्यू कितनी है, वो भी 200। अगर किसी क्वेश्चन में आपकी चेंज आती है तो वो आप वो डिफरेंट लिख दोगे, अदरवाइज ऐसे आपको क्वेश्चंस करते जाने हैं। तो इसका मतलब एंड तक क्या हो जाता है कि जो आपकी ये जो चेंज इन रीसेल वैल्यू है, इसका फॉर्मूला आपका ये बन जाता है कि आपने एक तो फर्स्ट जो आपका प्रीवियस ईयर है उसकी रीसेल वैल्यू में से क्या है, आपका प्रेजेंट ईयर की रीसेल वैल्यू माइनस करनी है। स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, जितना मर्जी सर्च कर लेना। तो इसीलिए बेहतर है यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। ओके, तो चेंज इन रीसेल वैल्यू क्या होती है, प्रीवियस ईयर की रीसेल वैल्यू और हमारा ये जो प्रेजेंट ईयर है उसमें से आपको माइनस करनी है। इस तरह से हम रीसेल वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे फाइंड करके दिखाऊँ, ये क्या है मेरी वैल्यू, देखिए डी ऑफ वन। डी ऑफ वन मतलब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एस ऑफ ज़ीरो माइनस एस ऑफ वन फाइंड करेंगे। एस ऑफ ज़ीरो क्या है हमारा, मैंने पिछले पेज पे आपको करके दिखा दिया। तो ये क्या है हमारा 12,000, ठीक है जी। यहाँ पे क्या करेंगे हम, डी ऑफ टू फाइंड करना है, दैट मीन्स एस ऑफ वन माइनस एस ऑफ ज़ीरो। अब एस ऑफ वन कितना आ गया हमारा, देखिए एस ऑफ वन क्या है यहाँ पे, 200 माइनस 200 दैट इज ज़ीरो। अब क्या करना है हमने, एस ऑफ टू मतलब ये एस ऑफ एन है ना, एन की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आएगी, पहले एस ऑफ टू पिछला ईयर, उसके बाद ये जो प्रेजेंट ईयर एस ऑफ थ्री, ठीक है जी। इसको माइनस करिए, 200 माइनस 200 ज़ीरो, ठीक है जी। अब डायरेक्टली मैं 200 माइनस 200 ज़ीरो, तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी 200 माइनस 200 ज़ीरो, यहाँ पे 200 माइनस 200 क्या आएगा, ज़ीरो। तो इस तरह से ये कॉलम आपने फाइंड कर लिया, चेंज इन रीसेल वैल्यू। अब नेक्स्ट है आपके पास इफेक्टिव रनिंग कॉस्ट, कि आपकी रनिंग कॉस्ट पे इसके कारण क्या इफेक्ट पड़ा, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं इफेक्टिव रनिंग कॉस्ट। इसका फॉर्मूला देखिए क्या, ई ऑफ एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एन प्लस डी एन। अब क्या हमने ई ऑफ वन फाइंड कर रहे हैं, एन की जगह वन पुट कीजिए, तो ई ऑफ वन में एफ ऑफ वन क्या है हमारा 200 प्लस क्या है डी ऑफ एन। डी ऑफ एन हमारा इस बार क्या आया 12,000, तो ये हमारा प्लस करके क्या बन गया 12,200। ओके, तो अब हमारा ऐसे ही ये फाइंड कीजिए ई ऑफ टू, इसमें क्या है रनिंग कॉस्ट प्लस डी ऑफ एन, वो क्या हमारे यहाँ पे ज़ीरो, तो ये हमारा कैलकुलेट करके कितना आया 500। इसी तरह से 800 प्लस ज़ीरो,
इसे प्लस कीजिए 800, 1200 प्लस 0 क्या आएगा हमारे पास 1200, दिस प्लस 0 1800, फिर उसके बाद 2500, 3200, 4000। ठीक है जी, इस तरह से हमने क्या फाइंड कर ली, इफेक्टिव रनिंग कॉस्ट। यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, ये जो हमारी इफेक्टिव रनिंग कॉस्ट आई है इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे फाइंड करते थे ना वैसे फाइंड करना है। वो क्या होती थी कि सबसे पहले यहाँ पे जो भी डिजिट होता है उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या करना होता है, हमें जो यहाँ वाला होता है ये प्लस करना होता है। ठीक है जी, ये देखिए क्या आएगा हमारा, ये जो 1200 को हमने क्या इससे प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तो 12,200 प्लस 500 क्या आएगा 12,700। ठीक है जी, उसके बाद क्या फिर से 12,700 प्लस ये जो 800 ये हम ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 13,500। फिर ऐसे ही हम 13,500 में क्या प्लस करोगे आप, ये वाला 1200, तो इसको जब हम आपने प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाता है 14,700। फिर 14,700 को आपने 1800 प्लस करना है, फिर क्या आएगा आपके पास 16,500, और इसी तरह से जब आप प्लस करते जाओगे तो आपके पास यहाँ पे 19,000 आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 22,200, नेक्स्ट आएगा 26,200। आप चाहे तो ये सॉल्व करके देख सकते हो। ओके, फिर आपने फाइनली क्या फाइंड करना है, इसकी एवरेज कॉस्ट, वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी ना, उसको क्या करना है आपने, ये जो टोटल कॉस्ट है इसको n से डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पे हमारी 12,200 डिवाइड बाय 1 वो कितना आएगा, सेम यही आ जाएगा ना 12,200। अब इसको क्या है हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो वो 2 से डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाता है 6,350। ठीक है जी, फिर हम 13,500 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 4,500। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो वो वैल्यू हमारी आ जाती है 3,675। फिर 16,500 को हम डिवाइड करेंगे 5 से और उसकी वैल्यू आ जाएगी 3,300। फिर ऐसे ही इसको 6 से डिवाइड किया तो क्या आएगा हमारे पास 3,167। इसको हमने 7 से डिवाइड किया फिर आ जाएगा 3,171, और इसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास 3,275। ठीक है जी, ये सभी मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी थी, आप साथ साथ कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, अब हमने कैलकुलेट जो जितना भी काम करना था वो हमने कर लिया। अब हम क्या है एनालाइज करेंगे। एनालाइज क्या है स्टूडेंट्स, अब आपको बताना है क्वेश्चन में कि व्हेन शुड द मशीन बी रिप्लेस्ड, मतलब आपको मशीन रिप्लेस कब करनी है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट। ऑप्टिमल ऑपरेशन रिसर्च में ऑप्टिमल जो वर्ड है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट, चाहे वो मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम हो। ठीक है, मतलब बेस्ट। तो हमारा बेस्ट टाइम पीरियड क्या है जब हम अपने मशीन को रिप्लेस करेंगे। पढ़िए, रिप्लेस द इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ n ईयर्स। ठीक है, हमने n ईयर्स में के एंड में रिप्लेस करना है इफ़ द इफेक्टिव मेंटेनेंस कॉस्ट इन द n+1th ईयर। क्या कह रहा है वो, कौन सी कॉस्ट, इफेक्टिव मेंटेनेंस कॉस्ट n+1th ईयर इज मोर देन द एवरेज टोटल कॉस्ट इन द nth ईयर। यानी कि हमारी जो इफेक्टिव मेंटेनेंस कॉस्ट दैट मीन्स ई ऑफ एन कौन से ईयर की है, n+1th ईयर की, क्या हो मोर मतलब ग्रेटर हो, किससे ग्रेटर हो, एवरेज कॉस्ट ऑफ nth ईयर, an ऑफ, ये देखिए nth ईयर, a ऑफ n इन द nth ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी इफेक्टिव मेंटेनेंस कॉस्ट n+1th ईयर में से ग्रेटर होने चाहिए किससे, एवरेज ईयर के nth में। अब यहाँ पे आइए, हमने किया है इसका n+1 ईयर लेना है और इसका nth, मतलब अगर हम इसका सेकंड ईयर ले रहे हैं, ये रहा हमारा en का कॉलम, ये रहा an का कॉलम। ठीक है जी, अब इसको देखिए,
तो हमारा यहाँ पे अगर सेकेंड ईयर तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर 500 इससे ज़्यादा है नहीं, 800 इससे ज़्यादा है नहीं, 1200 नॉट, 1800 इससे ज़्यादा है नहीं, अब 2500, 3200, ये देखिए यहाँ पे क्या है 3200, यहाँ पे क्या है 3167, 3167, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा 3200 जो है वो 3167 से ज़्यादा है। ठीक है जी, दैट मीन्स 3200 यहाँ पे ज़्यादा आ गया ना 3167 से। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं 7th ईयर में इसकी मेंटेनेंस करवाऊँ ना तो मेरे को ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी 6th ईयर के कंपेरेबल। तो मेरी विश क्या होगी, मैंने पैसे ज़्यादा तो नहीं खर्च करने, कम खर्च करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, इसको 6th ईयर में ही रिप्लेस कर दूँगी, इसकी जगह नई मशीन ले आऊँगी। बिकॉज़ मेरे को पता है अगले नेक्स्ट 7th ईयर में इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ने वाली है। तो इसका ऑप्टिमम, इसका बेस्ट रिप्लेसमेंट पीरियड कौन सा होगा, 6th ईयर। ठीक है जी, क्या करेंगे हम 6th ईयर के एंड में इस मशीन को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ कि हम इसको आफ्टर एवरी 6 ईयर इस मशीन को रिप्लेस करेंगे अगर हमें ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चन थे। बस आपको कुछ बातें जो नोट करनी है वो क्या है, सबसे पहले आपको इसमें से जो जो चीज़ें गिवन है उसको नोट डाउन कीजिए। फिर उसको बाद जैसे ये चेंज इन रीसेल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, फिर इफेक्टिव रनिंग कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये सब कुछ कैलकुलेट करके रिप्लेसमेंट पीरियड कौन सा देखना है कि जो हमारा नेक्स्ट ईयर की रनिंग कॉस्ट हमारे जो प्रेजेंट कॉस्ट से अगर ज़्यादा आ जाए तो उस ईयर में हम क्या है मशीन को रिप्लेस कर देंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। इसी तरह मैं कल आपको सेकंड केस की एक क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर आपको बहुत से क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरी वीडियोस को लाइक करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।